हेलो फ्रेंड्स, सीपीसी का सेकंड लेक्चर है। देख लो सीपीसी में। और जब अपना फ़ोन आप खोलोगे तो रोटेट कर लेना अपना फ़ोन को, लैंडस्लाइड मोड पे कर लेना ताकि आपको अच्छे से लेक्चर बड़ा स्क्रीन दिख जाए। ठीक है। तो डिग्री होल्डर, तो डेफिनेशन पढ़ रहे थे सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 और सेक्शन 2 क्लोज 2 डिग्री की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी। अभी डिग्री होल्डर क्या होता है, तो सेक्शन 2 क्लोज 3 में दे रखा है डिग्री होल्डर। तो डिग्री होल्डर का मतलब क्या होता है, जिसके फेवर में डिग्री पास की है वो डिग्री होल्डर है। तो डिग्री होल्डर सेक्शन 2 क्लोज 3 में दे रखा है, जिसके फेवर में डिग्री पास की है कोर्ट ने वो डिग्री होल्डर होता है। डिस्ट्रिक्ट का क्या मतलब है, डिस्ट्रिक्ट का मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसकी जो लिमिट्स हैं, उसकी जो लिमिट्स है, यानी जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है वो डिस्ट्रिक्ट है। या आप ये भी बोल सकते हो कि जो हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट की जहाँ पे लिमिट्स है, जहाँ पे हाई कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, जिन लिमिट्स के अंदर, वो सारी डिस्ट्रिक्ट है। तो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है और जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो सारी लिमिट डिस्ट्रिक्ट है। और जहाँ हाई कोर्ट की ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन है वो भी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर एक ही डिस्ट्रिक्ट आती है, हाई कोर्ट के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट डिस्ट्रिक्ट आती हैं वो सब आती हैं। ठीक है। तो खैर जो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है। सेक्शन 2 क्लोज 5 फोरम कोर्ट। फोरम कोर्ट का मतलब क्या है, तो जो कोर्ट आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है और प्लस में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ना तो वो एस्टेब्लिश की गई है और ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंटिन्यू की जा रही है। तो ऐसी कोर्ट जो फॉरेन में एस्टेब्लिश है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना तो उसको एस्टेब्लिश किया है ना इट इज़ कॉन्टिन्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी, तो वो कोर्ट फॉरेन कोर्ट मानी जाएगी। जैसे कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एट्सेट्रा। फॉरेन जजमेंट सेक्शन 2 क्लोज 6 में दे रखा है। तो जजमेंट ऑफ ए फॉरेन कोर्ट इज कॉल्ड फॉरेन जजमेंट। गवर्नमेंट प्लीडर क्या होता है, तो गवर्नमेंट प्लीडर होता है, तो गवर्नमेंट प्लीडर का मतलब होता है जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट प्लीडर गवर्नमेंट वकील अपॉइंट करती है टू डिस्चार्ज द फंक्शन विच इज़ इम्पोज्ड ऑन गवर्नमेंट प्लीडर बाय सीपीसी। यानी इसका मतलब सीपीसी में गवर्नमेंट प्लीडर के ऊपर जो फंक्शन और जो ड्यूटी बताई गई है वो सब ड्यूटी को कौन डिस्चार्ज करता है, कौन परफॉर्म करता है, गवर्नमेंट प्लीडर परफॉर्म करता है। गवर्नमेंट प्लीडर को अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट करती है, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट करती है। और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो जितने भी गवर्नमेंट प्लीडर अपॉइंट कर सकती है। और पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट प्लीडर को पर्टिकुलर केसेस, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट प्लीडर को डिफरेंट डिफरेंट केसेस का चार्ज दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। प्लस में एक ही केस में इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो गवर्नमेंट प्लीडर है जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, वो जो गवर्नमेंट प्लीडर है अगर वो किसी और एडवोकेट को, किसी और वकील को अपॉइंट कर देता है उस केस में, ठीक है, और ये गवर्नमेंट प्लीडर की डायरेक्शन पे ये एडवोकेट वर्क करता है, तो ये एडवोकेट भी जिसको गवर्नमेंट प्लीडर ने अपॉइंट किया है पर्टिकुलर केस में, तो ये एडवोकेट भी गवर्नमेंट प्लीडर माना जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना। नाउ सेक्शन 2 क्लोज 7 ए हाई कोर्ट का मतलब क्या है, तो हाई कोर्ट का मतलब है ये इतने, इसमें सिर्फ इतना बताया है कि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो हाई कोर्ट है वो हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता होएगा। तो हाई कोर्ट, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वाला एरिया कौन से हाई कोर्ट के अंदर आएगा, हाई कोर्ट ऑफ कोलकाता। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। जज का मतलब क्या होता है, सेक्शन 2 क्लोज 8 में जज की डेफिनेशन दे रखी है। तो जज का मतलब होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सिविल कोर्ट। तो सेक्शन 2 क्लोज 8 में जज की डेफिनेशन दे रखी है। जज का मतलब क्या है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सिविल कोर्ट। जजमेंट का मतलब क्या है, सेक्शन 2 क्लोज 9 में दे रखा है जजमेंट का मतलब। तो जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर। तो जज जो डिक्री या ऑर्डर पास करता है उसी ग्राउंड्स पे जो स्टेटमेंट दी है वो उसको क्या बोलते हैं, जजमेंट बोलते हैं। तो जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर। सिंपल, कुछ भी नहीं। तो पहले जजमेंट पास होती है और उस जजमेंट के बेस पे फिर और कोर्ट डिक्री पास करता है। ठीक है। जजमेंट डेटर क्या होता है, तो जिसके अगेंस्ट डिक्री पास हुई है या ऑर्डर पास हुए हैं, जिसके अगेंस्ट डिक्री या ऑर्डर पास हुए हैं वो जजमेंट डेटर होता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को सेक्शन
नाउ लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लोज 11 में है। तो देखो लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है एनी पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट द एस्टेट ऑफ ए डिसीज पर्सन एंड एनी पर्सन हु इंटरमीडियल्स विद द एस्टेट ऑफ ए डिजीज पर्सन। तो देखो यहाँ पे ये बताया है कि कोई भी पर्सन जो डिजीज पर्सन की एस्टेट को प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करे वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। और जो किसी भी तरह मरने वाले की प्रॉपर्टी को इंटरमीडियल करता है वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। अब क्या मतलब है इसका, देखो मतलब ये है कि भाई अगर कोई आदमी मर गया, किसी की डेथ हो गई, ठीक है, तो किसी की अगर डेथ हो गई, या पहले आगे और पूरा पढ़ लेते हैं फिर और अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, पहले आगे की लाइन पढ़ लेते हैं। इन केस वेयर पार्टी sue or is sued in a representative character, the term legal representative also cover the person on whom the estate develop on the death of the party so suing or sued। देखो अभी क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है, सुनो। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब अगर किसी आदमी की डेथ हो गई, मान लो ए है और इसकी डेथ हो गई, नाउ अब इसकी डेथ के बाद इसकी जो प्रॉपर्टी, इसकी जो एस्टेट है, उसको अगर कोई आदमी रिप्रेजेंट करता है या उस एस्टेट को इंटरमीडियल करता है, इसकी एस्टेट को इंटरमीडियल करता है यानी इसकी स्टेट से इंटरफेयर करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो वो आदमी लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। अब फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल बताता हूँ। जैसे इसकी डेथ हो गई है कि अब इसकी जो एस्टेट है, तो ए क्या कर गया था, ए मिस्टर बी को अपॉइंट कर गया था अपना एडमिनिस्ट्रेटर कि भाई मेरी जो डेथ है उसके बाद मेरी प्रॉपर्टी की जो देखभाल है वो बी करे। अगर ऐसा ए रिटर्न में देखा गया है कि बी मेरी प्रॉपर्टी की देखभाल करे, तो बी कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर है जो ए की प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करता है, देखभाल करता है। तो क्योंकि बी के पास अब ए की प्रॉपर्टी है, तो बी क्या कर रहा है, ए की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। या ए बी को अपॉइंट कर गया था एज एन एग्जीक्यूटर, या सपोज कर लो ए की डेथ हो गई और ए की डेथ के बाद ए बी को क्या अपॉइंट करके गया, एग्जीक्यूटर अपॉइंट करके चला गया। एग्जीक्यूटर का मतलब कि भाई बी ने बोल दिया, ए ने बोल दिया कि बी मेरी मरने के बाद मेरी असेट को प्रॉपरली जो मेरे लीगल हैस हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे बी मेरी प्रॉपर्टी को बंटवारा करेगा। तो बी कौन है, एग्जीक्यूटर है। अब ए की डेथ के बाद बी के पास ए की प्रॉपर्टी है, तो बी ए की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे बी क्या है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा। तो कोई भी एग्जीक्यूटर है या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर है वो कौन है, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है जो डिजीज पर्सन की डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी को इंटरमीडिएट कर रहे हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंटरमीडिएट करने का मतलब है कि किसी डिसीज पर्सन की प्रॉपर्टी को का आपके पास पोसेशन है और उसकी आप देखभाल कर रहे हो, तो बोला जाता है कि आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप उसके स्टेट के साथ इंटरमीडिएट कर रहे हो। नाउ अगर मान लो सपोज करो, फर्दर ये कहता है कि अगर किसी आदमी की डेथ हो गई और अब उसके लीगल और अब उसके जो लीगल हायर हैं उसके ऊपर कोई केस कर, मतलब उसको जैसे ए की डेथ हो गई, अब ए की डेथ के बाद इसका जो बेटा था बी, ठीक है, इसके ऊपर अगर आप केस करते हो, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में, यानी बी के ऊपर अगर आप केस करते हो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में, ठीक है, और अगर ए की डेथ के बाद ए की जो प्रॉपर्टी है वो लॉ के अकॉर्डिंग बी को मिलने वाली है क्योंकि बी इसका सन है, ठीक है, तो अगर ए की डेथ के बाद ए की प्रॉपर्टी जिसको मिलने वाली है, उसके जिस लीगल हायर को बी की, मतलब ए की डेथ के बाद, सिंपल सी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, एक सिंपल लैंग्वेज बताता हूँ, एग्जांपल छोड़ो। ए की डेथ के बाद अगर ए की प्रॉपर्टी किसी उसके लीगल हायर को मिलने वाली है,
तो वो लीगल हायर भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर किसी आदमी के मरने के बाद अगर उसकी प्रॉपर्टी किसी के को मिल रही है, ठीक है, एज पर लॉ, तो वो आदमी भी जिसको प्रॉपर्टी मिल रही है वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। ठीक है, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन हो गया? कोई एग्जीक्यूटिव हो गया, कोई एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, या किसी को प्रॉपर्टी मिल रही है मरने वाले की, ठीक है, वो हो गया। तो ये सब कौन है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं। क्लियर है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब, तो इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं लॉ। ठीक है, तो मरने वाली की असेट को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो उसके उनको इंटरमीडियल कर रहा है, या मरने वाली की असेट जिसके ऊपर एज पर लॉ डिवोल्व हो रही है, वो सारे कौन है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। बस सेक्शन 211 में बस लीगल रिप्रेजेंटेटिव इतना ही बोला है। ठीक है, मैसने प्रॉफिट, तो मैसने प्रॉफिट सेक्शन 2 क्लोज 12 में दिया हुआ है मैसने प्रॉफिट। अब मैसने प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? मैसने प्रॉफिट का मतलब होता है, मैसने प्रॉफिट का मतलब होता है कि अगर एक एग्जांपल देकर जाता हूँ आपको। अगर ये ए है, इसकी प्रॉपर्टी अनलॉफुली बी ने ले ली, यानी बी ने अनलॉफुल मैनर से बी ने क्या किया? अनलॉफुल मैनर से ए की प्रॉपर्टी ले ली, ए की प्रॉपर्टी का पोसेशन ले लिया। अब बी के पास जो ए की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पे बी जो रेंट रिसीव कर रहा है, या जितना रेंट रिसीव कर सकता है, चाहे एक्चुअली में कर रहा है चाहे रिसीव कर सकता है रेंट, प्लस में उसके ऊपर जो उस रेंट का ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है। ठीक है, तो बी ए की प्रॉपर्टी को अनलॉफुली प्रोसेस करता है। अब बी उस प्रॉपर्टी पे जो प्रॉफिट कमा सकता है या कमा रहा है एक्चुअली, प्लस में उस प्रॉफिट के ऊपर इंटरेस्ट, ये सारा मैसने प्रॉफिट है जो ए लीगली बी से क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो मैसने प्रॉफिट क्या हो गया? कि अगर कोई आदमी की प्रॉपर्टी अनलॉफुली किसी और के पास चली जाए, तो वो आदमी उस आदमी से मैसने प्रॉफिट रिकवर कर सकता है। मैसने प्रॉफिट में दो चीज़ रिकवर कर सकता है, एक तो प्रॉफिट का मतलब चाहे वो दूसरा आदमी जो एक्चुअल प्रॉफिट कमा रहा है, या फिर जितना प्रॉफिट वो कमा सकता था, प्लस में इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिसके पोसेशन में प्रॉपर्टी आई है रोंगफुल तरीके से, जैसे अपने एग्जाम्पल में ए और बी थे, तो बी के पोसेशन में ए की प्रॉपर्टी रोंगफुल तरीके से आ गई। अब बी ने उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई इम्प्रूवमेंट करा दी, अब उस इम्प्रूवमेंट की वजह से जो बी अर्न करेगा, जो प्रॉफिट अर्न करेगा, वो प्रॉफिट मैसने प्रॉफिट में काउंट नहीं होगा। इतना ध्यान रखना। क्लियर है? तो ये मैसने प्रॉफिट की डेफिनेशन थी सेक्शन 2 क्लोज 12। तो एक बार दोबारा से सुन लो मैसने प्रॉफिट। अगर ए की प्रॉपर्टी बी ले लेता है रोंगफुली, तो बी उस प्रॉपर्टी पर जो प्रॉफिट कमा रहा है या कमा सकता था विद ड्यू डिलीजेंस, प्लस में इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉफिट, वो मैसने प्रॉफिट है जो ए को मिलेगा। और लेकिन बी ने अगर उस प्रॉपर्टी पे कोई इंप्रूवमेंट कराई है और उस इंप्रूवमेंट की वजह से जो बी को प्रॉफिट मिल रहा है, वो मैसने प्रॉफिट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। बस अब एक बात ध्यान रखना, उस प्रॉपर्टी पे बी मतलब मैसने प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए बी ने उस प्रॉपर्टी से कितना प्रॉफिट कमाया है एक्चुअल में, ये बी को प्रूव करना पड़ेगा। कि बी को बताना पड़ेगा सर मैंने इतना ही प्रॉफिट कमाया है, और बी कितना प्रॉफिट कमा सकता था उस प्रॉपर्टी से, ये बर्डन प्रूफ ए के ऊपर रहेगा। ए को प्रूव करना पड़ेगा कि बी मेरी प्रॉपर्टी से इतना प्रॉफिट कमा सकता था। क्लियर है? तो मान लो बी ने कमाया एक्चुअल में 100 रुपये, लेकिन ए ने ये प्रूव कर दिया कि बी 120 रुपये कमा सकता था ऑर्डिनरी डिलीजेंस से। तो 120 क्या बनेगा? मैसने प्रॉफिट बनेगा, और इस 120 के ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा वो भी मैसने प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, तो ये मैसने प्रॉफिट है, सेक्शन 2 क्लोज 12 में डिफाइंड है। नाउ मैसने प्रॉफिट जो है, मतलब अगर ए बी से क्या किस चीज़ का क्लेम करता है? मैसने प्रॉफिट का क्लेम करता है मान लो मैसने प्रॉफिट का। तो ए का जो राइट है ना, ये मैसने प्रॉफिट क्लेम करने का, ये एक तरह से ए क्या कर रहा है? बी से जो मैसने प्रॉफिट मांग रहा है, ये क्या कर रहा है? डैमेजेस क्लेम कर रहा है बी से।
ठीक है। तो ये जो ए का राइट है टू क्लेम मैसने प्रॉफिट फ्रॉम बी, ये राइट ए का किसी भी डिक्री में अटैच नहीं किया जा सकता। यानी सपोज करो आज ए को ये राइट है कि ए बी से मैसने प्रॉफिट के लिए कोर्ट में क्लेम कर सकता है, ए के पास ये राइट है मैसने प्रॉफिट मांगने का, एक तरह से डैमेज मांगने का। तो कल को अगर ए के ऊपर कोई केस होता है अलग से, ए और सी का मान लो कोई केस चल रहा है, तो उस केस में अगर ए के अगेंस्ट कोई डिक्री पास कर दी कोर्ट ने, तो कोर्ट ए का जो ये राइट है बी से मैसने प्रॉफिट मांगने का, ये राइट अटैच करके सी को नहीं दिलवा सकता। ठीक है। तो ये जो राइट टू क्लेम मैसने प्रॉफिट है, ये कोर्ट अपनी डिक्री में अटैच करके किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ठीक है, बस इतना है। नहीं भी पढ़ोगे ये बात तो कोई खास बात नहीं है, बट एक बता दी आपको जनरल बात। नाउ मूवेबल प्रॉपर्टी आ जाओ। सेक्शन 2 क्लोज 13 में मूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी में जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है इंक्लूडिंग ग्रोइंग क्रॉप्स। तो बस ये देखना है कि मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, इंक्लूडिंग ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी जो ग्रोइंग क्रॉप्स हैं वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आएंगी। ठीक है, क्योंकि आप उसको हटा के काट के सोल्ड कर सकते हो मार्केट में ग्रोइंग क्रॉप्स को, इसलिए ग्रोइंग क्रॉप्स हैं वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी में आएगी। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब कोई भी फॉर्मल एक्सप्रेशन है, कोई भी डिसीजन आया है सिविल कोर्ट का, और वो डिसीजन अगर डिक्री नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा। तो कोई भी डिसीजन आया है सिविल कोर्ट का जो डिक्री नहीं है तो वो डिसीजन ऑर्डर कहलाएगा। और ऑर्डर भी कैसे होना चाहिए? फॉर्मली एक्सप्रेस होना चाहिए, यानी पूरे एक प्रॉपर फॉर्मेट में आता है। ठीक है, ऑर्डर। तो जो डिसीजन डिक्री नहीं है वो डिसीजन ऑर्डर माना जाता है, और ऑर्डर भी फॉर्मली एक्सप्रेस किया जाता है, यानी एक फॉर्मेट में दिया जाता है। अब ऑर्डर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अपीलेबल ऑर्डर और होते हैं नॉन अपीलेबल ऑर्डर। जो ऑर्डर सेक्शन 104 प्लस में ऑर्डर 43 में मेंशन है उनके अगेंस्ट अपील की जा सकती है, बाकी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं हो सकती। ठीक है। अब ऑर्डर और डिक्री में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस देख लो। अगर डिफरेंस लिखना आ जाए कि डिक्री और ऑर्डर में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले तो डिक्री को दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लोज 2 में, और ऑर्डर को दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लोज 14 में। ठीक है। और दूसरी बात है कि जो डिसीजन डिक्री नहीं है वो क्या कहलाएगा? वो ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है। नॉर्मली एक ही डिक्री पास होती है, एक केस में एक ही डिक्री पास होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रीलिमिनरी डिक्री पास हो गई और प्रीलिमिनरी के बाद फाइनल डिक्री पास हो रही है। नॉर्मली इसको जोड़ के नॉर्मल केस में क्या होता है? एक ही डिक्री पास होती है, लेकिन ऑर्डर कितने भी पास होते हैं। डिक्री हमेशा शूट में पास होती है, लेकिन ऑर्डर सूट में पास होते हैं, और कोई एप्लीकेशन या कोई और चल रहा है जो सूट नहीं है, कोई और प्रोसीडिंग चल रही है जो सूट नहीं है, उसमें भी ऑर्डर पास हो सकता है। ठीक है। जनरली जो डिक्री है आप उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हो जब तक कि कहीं पे मना नहीं किया गया। तो सेक्शन 96 के अकॉर्डिंग डिक्री के अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो जब तक कि पर्टिकुलर कहीं पे किसी डिक्री के अगेंस्ट कहीं लिखा नहीं है कि आप वहाँ पे उस डिक्री के अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते। तो डिक्री इज ऑलवेज अपीलेबल अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन एनी लॉ। ठीक है। और जो ऑर्डर है वो ऑर्डर अगर सेक्शन 104 प्लस में ऑर्डर 43 में है तो अपीलेबल है ऑर्डर, अदरवाइज ऑर्डर अपीलेबल नहीं है। ठीक है। और डिक्री के अगेंस्ट आपने फर्स्ट अपील करी, और फर्स्ट अपील के बाद आप सेकंड अपील भी कर सकते हो। और लेकिन तो कुछ केस में आप सेकंड अपील भी कर सकते हो डिक्री के केस में, लेकिन ऑर्डर के केस में आप सेकंड अपील नहीं कर सकते जनरली। ठीक है। नो तो बस ये देखो, ये लास्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है, वाइल इन केस ऑफ डिक्री एन एग्रीड पर्सन हैज ए राइट टू सेकंड अपील कर सकता है अपील, और लेकिन अपीलेबल ऑर्डर में सेकंड अपील नहीं होती। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट केस लो आया था जहाँ पे लिखा था अगर कोई सिविल कोर्ट का डिसीजन आया है और वो डिक्री की सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो वो डिक्री माना जाएगा, और नॉट विद स्टैंडिंग की
जज साहब ने उसको ऑर्डर लिख दिया, तो अगर जज साहब किसी डिसीजन को ऑर्डर मेंशन कर देते हैं लेकिन उस ऑर्डर में सारी रिक्वायरमेंट है डिक्री की, तब वो ऑर्डर बेशक ऑर्डर ही लिखा है लेकिन उसको ऑर्डर ना मान के क्या माना जाएगा, डिक्री माना जाएगा। ऐसा मद्रास हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया है। ठीक है, क्या नाम है उस डिसीजन का, आदि नारायण वर्सेस नरसिम्हा। तो आदि नारायण वर्सेस नरसिम्हा का केस आया था मद्रास हाई कोर्ट का। ठीक है, प्लीडर का मतलब क्या होता है, प्लीडर का मतलब जिसके पास जो एंटाइटल्ड है किसी और के बिहाफ पर अपीयर होने के लिए, प्लस में कोर्ट में उसके बिहाफ पे प्लीड करने के लिए। तो एनी पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू अपीयर एंड प्लीड ऑन द बिहाफ ऑफ अदर पर्सन, वो प्लीडर है। एंड इट इंक्लूड्स एडवोकेट, वकील एंड अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट। कुछ खास नहीं है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 15 में प्लीडर की डेफिनेशन है। प्रिस्क्राइब, सेक्शन 2 क्लॉज 16 में प्रिस्क्राइब मतलब जो रूल्स में प्रिस्क्राइब कर रखा है उसको प्रिस्क्राइब बोलेंगे। तो कहीं पे प्रिस्क्राइब है तो प्रिस्क्राइब मतलब जो रूल्स में चीज़ दे रखी है वो प्रिस्क्राइब का मतलब बोलना है, जो रूल्स में चीज़ दे रखी है। पब्लिक ऑफिसर का मतलब क्या दे रखा है, तो सेक्शन 2 क्लॉज 17 में पब्लिक ऑफिसर दे रखा है। देखो, एक तो जो भी जज होता है वो पब्लिक ऑफिसर है, जो ऑल इंडिया सर्विसेज में है वो भी है पब्लिक ऑफिसर, जो नेवी, एयरफोर्स या आर्मी में गेजेटेड ऑफिसर हैं, कमीशन ऑफिसर हैं, वो भी क्या हैं, पब्लिक ऑफिसर हैं। आगे जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके जितने भी ऑफिसर हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस के, वो भी पब्लिक ऑफिसर हैं। ठीक है, और अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास अथॉरिटी है टू कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट, तो ऐसा पर्सन जिसके पास ये अथॉरिटी है टू कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट, वो भी पब्लिक ऑफिसर है। कोई ऐसा ऑफिसर जो गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट में सर्विस करता है और जिसकी ड्यूटी है ऑफेंसेस को प्रिवेंट करना, या ऑफेंसेस की इंफॉर्मेशन देना, और जो ऑफेंडर हैं उनको जेल के पीछे पहुंचाना, और पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी और कन्वीनियंस को प्रोटेक्ट करना, तो वो भी ऑफिसर पब्लिक ऑफिसर माना जाएगा। ठीक है, और बाकी और देख लो क्या मतलब है पब्लिक ऑफिसर का मतलब। पब्लिक ऑफिसर का मतलब ऐसा कोई भी ऑफिसर जिसकी ड्यूटी है गवर्नमेंट के पेक्यूनरी इंटरेस्ट का टेक केयर करने के लिए, गवर्नमेंट के यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी कोई कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर है जिसके पास। ठीक है, मैं बेसिकली ऐसा कोई पर्सन जो गवर्नमेंट का पेक्यूनरी इंटरेस्ट का टेक केयर करता हो, वो पर्सन भी, वो ऑफिसर भी पब्लिक ऑफिसर माना जाएगा। और लास्ट में है कोई भी ऑफिसर जो गवर्नमेंट की या तो सर्विस में है, ये गवर्नमेंट के पे स्केल में है, वो भी पब्लिक ऑफिसर माना जाएगा। ठीक है, रूल्स में आ जाओ। सेक्शन 2 क्लोज 18, रूल्स का मतलब क्या है, तो रूल्स का मतलब जो फर्स्ट शेड्यूल में ऑर्डर दे रखे हैं उन ऑर्डर के अंदर जो रूल्स हैं वो तो रूल्स हैं ही, प्लस में सेक्शन 122 और 125 में जो रूल्स बनाए जाते हैं हाई कोर्ट के द्वारा। तो हाई कोर्ट जो सेक्शन 122 और 125 के तहत जो रूल बनाता है वो भी रूल है, प्लस में जो फर्स्ट शेड्यूल में ऑर्डर है उसमें जो रूल दे रखे हैं वो भी रूल है। तो रूल सेक्शन 2 क्लोज 18 में दे रखा है। शेयर इन कॉर्पोरेशन का मतलब, तो शेयर इन कॉर्पोरेशन का मतलब है स्टॉक, डिबेंचर और बॉन्ड वगैरह जो कंपनी के होते हैं, कॉर्पोरेशन के होते हैं, वो सारे शेयर ही माने जाएंगे। ठीक है, साइन का मतलब, तो साइन का मतलब स्टैंप भी होगा। तो साइन इंक्लूड स्टैंप एक्सेप्ट इन केस ऑफ जजमेंट और डिक्री। तो जजमेंट और डिक्री को छोड़कर साइन का मतलब हमेशा स्टैंप भी होगा। तो साइन इंक्लूड स्टैंप एक्सेप्ट इन केस ऑफ डिक्री और जजमेंट। अदर थिंग, अब देखो कुछ और डेफिनेशन है जो हम डिस्कस कर लेते हैं, जो डेफिनेशन सीपीसी में बार बार यूज़ होंगी वो डेफिनेशन यूज़ कर लेते हैं। एफिडेविट का मतलब क्या है, एफिडेविट का मतलब होता है अगर कोई पर्सन कुछ फैक्ट्स डिक्लेयर कर रहा है राइटिंग में और साथ में वो कसम खाता है बिफोर एनी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी लाइक मजिस्ट्रेट और नोटरी पब्लिक, तो वो एफिडेविट माना जाएगा। और एफिडेविट हमेशा 1 पर्सन में होता है, जैसे आई से दैट आई एडवांस ए कैश ऑफ ₹20,000 टू पी, ऐसे होता है, यानी फर्स्ट पर्सन में हमेशा एफिडेविट फर्स्ट पर्सन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जुरिस्डिक्शन और जुरिस्डिक्शन फैक्ट। जुरिस्डिक्शन मतलब जहाँ पर कोर्ट की पावर है टू एंटरटेन, हियर एंड डिस्पोज ऑफ ए सूट और पर्टिकुलर प्रोसीडिंग, उसको बोलते हैं जुरिस्डिक्शन। और जुरिस्डिक्शन फैक्ट, जो फैक्ट ये बताता है कि कोर्ट के पास पावर है पर्टिकुलर केस को सुनने की और एंटरटेन करने की और डिसीजन देने की, तो वो फैक्ट जुरिस्डिक्शन फैक्ट कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट क्या है,
लिटिगेंट एंड लिटिगेशन, लिटिगेंट और लिटिगेशन में क्या है, तो जो पार्टीज टू सूट होती हैं वो तो होते हैं लिटिगेंट्स, और लिटिगेशन का मतलब क्या है, जो जो कोर्ट में जो केस चल रहा है, जिसके ऊपर विवाद है, तो जो केस चल रहा है, जिसके जो डिस्प्यूटेड केस है, जो दो पार्टी लड़ रही हैं आपस में जिस पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट को बोलते हैं लिटिगेशन। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, जो केस फाइल करता है शुरू में प्लेंट फाइल करके उसको बोलते हैं प्लेंटिफ, और फिर उसका जो जवाब देता है डिफेंस में अपने, उसको बोलते हैं डिफेंडेंट। प्लेंट का मतलब क्या होता है, जो प्लेंटिफ होता है जो केस फाइल करता है वो शुरू में प्लेंट देता है, और प्लेंट प्लीडिंग्स का पार्ट होता है, रिटर्न स्टेटमेंट, फिर रिप्लाई में जो डिफेंडेंट है वो अपना रिप्लाई देता है, अपना डिफेंस देता है, उसको बोलते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। डिफेंडेंट रिटर्न स्टेटमेंट में काउंटर क्लेम या सेट ऑफ भी क्लेम कर सकता है। अभी काउंटर क्लेम और सेट ऑफ क्या होता है आगे डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। पेटिशन और रिस्पोंडेंट क्या होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ पेटिशन कुछ प्लेंट फाइल ना करके कुछ पेटिशन फाइल करता है, तो कई बार क्या होता है, कई जगह आप पेटिशन फाइल प्लेंट फाइल ना करके पेटिशन फाइल करते हो कुछ कुछ केस में, तो जैसे रिट पेटिशन, तो वहाँ पे आपको प्लेंटिफ ना बोल के पेटिशनर बोला जाएगा, और जो जिसके खिलाफ आपने पेटिशन फाइल किया है उसको डिफेंडेंट ना बोल के रिस्पोंडेंट बोला जाएगा, ठीक है। प्लीडिंग्स का मतलब वही प्लेंट होता है और रिटर्न स्टेटमेंट होता है, तो ये प्लीडिंग्स है। तो पहले प्लेंट फाइल होती है, फिर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल होती है, उसके बाद कोई भी प्लीडिंग फाइल नहीं होती एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। हाँ, लेकिन एक बात है, अगर डिफेंडेंट ने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में कुछ काउंटर क्लेम या सेट ऑफ दिया है, तो उसके रिप्लाई में उस चीज़ के डिफेंस में प्लेंटिफ फर्दर प्लीडिंग फाइल कर सकता है, ये एक एक्सेप्शन है। बाकी प्लीडिंग प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट का कोर्ट की परमिशन के बिना कोई भी प्लीडिंग फाइल नहीं की जाती। इवेसिव डिनाइल, देखो जब प्लेंट फाइल की जाती है तो डिफेंडेंट को हर पॉइंट को डील करना पड़ता है, हर पॉइंट को के ऊपर आंसर देना पड़ता है कि वो प्लेंटिफ के क्लेम को एडमिट कर रहा है या फिर डिनाई कर रहा है। और डिनाइल कैसे होना चाहिए, इवेसिव। इवेसिव का मतलब कि आप घुमा फिरा के डिनाई नहीं करोगे, बिल्कुल साफ साफ डिनाई करोगे, सब्सटेंस में मतलब एज ए पॉइंट ऑफ सब्सटेंस आपका डिनाई होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल प्लेंटिफ ने कहा कि डिफेंडेंट ने मुझसे ब्राइब ली थी 20,000 रुपये की 26 अक्टूबर को, तो अगर डिफेंडेंट इस तरह से देखो डिनाई करता है कि नहीं मैंने इतना रुपया 26 अक्टूबर को तो नहीं लिया था प्लेंटिफ से, तो ये घुमा फिरा के रिप्लाई हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि आपने कुछ और पैसा लिया था, यानी 26 अक्टूबर को, या फिर आपने वो पैसा 26 अक्टूबर को ना लेके कहीं किसी ने और लिया था, यानी आप ये कहना चाह रहे हो। तो आपको इस तरह का इवेसिव डिनाइल नहीं देना, आपको प्रॉपर रिप्लाई करना चाहिए कि भाई नहीं डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ से कभी भी 20,000 का अमाउंट उस दिन या फिर कभी फ्यूचर में या पहले कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह का डिनाइल होना चाहिए, इवेसिव डिनाइल नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन होता है कॉज ऑफ एक्शन मतलब वो फैक्ट्स जो प्लेंटिफ को प्रूव करने पड़ते हैं टू विन द केस, तो वो कॉज ऑफ एक्शन है। और अगर प्लेंटिफ ने अपने प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन नहीं लिखा तो कोर्ट उसकी प्लेंट को रिजेक्ट कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए ने बी को माल बेचा, नाउ अब ए ने बी से पेमेंट लेनी है पर बी टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा, तो बी जो टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा ये ए के लिए क्या हो गया, कॉज ऑफ एक्शन है, ठीक है। सेट ऑफ और काउंटर क्लेम, सेट ऑफ का मतलब क्या हो गया, मान लो सपोज करो ए ने केस फाइल किया बी के खिलाफ 100 रुपये लेने के लिए, ठीक है। तो ए क्या हो गया, प्लेंटिफ हो गया, और बी हो गया डिफेंडेंट, तो ए हो गया प्लेंटिफ और बी हो गया डिफेंडेंट, और ए ने बी के खिलाफ 100 रुपये का केस फाइल कर दिया। अब बी क्या करता है, बी ये कहता है कि भाई मैंने ए से 40 रुपये लेने हैं, तो 40 रुपये सेट ऑफ कर लो, और मैं बी को ए को कितना पैसा देने के लिए आ रहा हूँ, 60 रुपीज़, तो ये बी ने क्या करा, सेट ऑफ। काउंटर क्लेम क्या होता है, अब मान लो इसी केस में मान लो ए ने बी को के ऊपर केस किया 100 रुपये लेने के लिए, तो अब बी क्या कर रहा है, बी काउंटर क्लेम कर रहा है, कह रहा है कि बल्कि मैंने ए से 120 रुपये लेने हैं, तो 120 लेने तो 100 रुपये तो सेट ऑफ कर लो, और 20 रुपये नेट मुझे मेरे दिलवा दो, तो ये क्या हो गया, काउंटर क्लेम हो गया, ठीक है। बाकी अब डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम, ठीक है। सम्मन क्या हो गए, सम्मन हो गए जब कोर्ट के ऑफिसर यानी जज साहब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को सम्मन इशू करते हैं, तो वो उस सम्मन में
डेट और टाइम लिखते हैं और उस डेट और टाइम पे उस पर्सन को जिसको समन दिए गए हैं अपीयर होना पड़ता है बिफोर द जज। जैसे फॉर एग्जांपल किसी विटनेस को समन दिए या प्लेंटिफ ने प्लेन फाइल किए तो डिफेंडेंट को समन जाते हैं कि आप इतने बजे इतनी तारीख को अपीयर हो, तो वो समन होते हैं जिसके थ्रू जज साहब किसी को बुलाते हैं। ठीक है। कमीशन क्या होता है, तो सेक्शन 75 में कमीशन की बात करके, कमीशन मतलब होता है कि कोई एक अथॉरिटी अपॉइंट की जाती है जो कोर्ट की डायरेक्शन को फॉलो करती है। तो कोर्ट की डायरेक्शन को फॉलो करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर अथॉरिटी अपॉइंट की जाती है, उसको बोलते हैं कमीशन। और कमीशन कई सारे पर्पज़ के लिए इशू की जा सकता है। तो सेक्शन 75 में आपको पर्पज़ बताया गया है जिस जिस चीज़ के लिए कमीशन इशू की जा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बीमार है विटनेस बहुत ज़्यादा जो आ नहीं सकता, या परमहंस है वो, यानी नेक्ड ओपोजिशन में रहता है वो, ठीक है, तो वहाँ पे कोर्ट कमीशन इशू कर सकता है और उस विटनेस के बयान कमीशन के थ्रू लिए जा सकते हैं। या अगर किसी विटनेस को लगता है कि मेरे को जान का खतरा है अगर मैं कोर्ट में जाऊँगा, तब भी कोर्ट कमीशन इशू करके उसकी गवाही कमीशन पे ले सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए कमीशन इशू की जा सकते हैं, सेक्शन 75 सीपीसी में दे रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन इशू कर दिया, पार्टीशन के लिए कमीशन इशू कर दिया, तो ये बहुत सारी चीज़ों के लिए कमीशन इशू किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट और रोगेटरी लेटर। तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट और रोगेटरी लेटर क्या होता है, जब एक कंट्री का जज दूसरे कंट्री के जज को, जुडिशियल अथॉरिटी को रिक्वेस्ट करता है कुछ पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंट्री के जज ने दूसरी कंट्री के जज को रिक्वेस्ट की कि भी आपकी जुरिस्डिक्शन में एक आदमी रहता है, आप उसको हमारी तरफ से सम्मन दे दो, या फिर आप उसके एविडेंस रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए। इस तरह की रिक्वेस्ट को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट और रोगेटरी लेटर बोलते हैं। ठीक है। नाउ समरी सूट या समरी प्रोसीजर क्या होता है। समरी सूट और समरी प्रोसीजर का मतलब होता है जहाँ पे डिफेंडेंट को मौका नहीं दिया जाता। डिफेंडेंट अपने केस में अपने अपने मतलब डिफेंडेंट को डिफेंड करने का मौका नहीं मिलता है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। मतलब डिफेंडेंट विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट डिफेंस नहीं दे सकता। अगर प्लेंटिफ ने प्लेन फाइल की है तो डिफेंडेंट को कोर्ट ने अलाउ किया है तभी डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा, अपना डिफेंस फाइल करेगा। अदरवाइज कोर्ट को लगता है तो कोर्ट बिना डिफेंडेंट के रिटन स्टेटमेंट के सिर्फ प्लेंटिफ की प्लेंट के बेस पे डिसीजन दे सकते हैं। वो हो गए समरी सूट। तो समरी सूट तब फाइल किए जाते हैं जब प्राइम फेसी दिखता है कि डिफेंडेंट के पास कोई डिफेंस नहीं है और वो बस टाइम वेस्ट कराना चाह रहा है। ठीक है। ऑर्डर 37 में जो केसेस दिए हुए हैं, ऑर्डर 37 में जो केसेस दिए हुए हैं, सिर्फ उन्हीं केसेस में समरी सूट समरी प्रोसीजर चलाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल बिल ऑफ एक्सचेंज के बेस पे कोई केस है, प्रोमिसरी नोट से रिलेटेड कोई केस है, या फिर किसी तो कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे किसी को अपना पैसा रिकवर करना है, इस तरह के केसेस में समरी प्रोसीजर फॉलो करके सूट को डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। ऑर्डर 37 पढ़ेंगे आगे। नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक्स पार्टी। तो अगर डिफेंडेंट को टाइम पे सम्मन मिल गए थे फिर भी डिफेंडेंट नहीं आया, तो प्लेंटिफ को सुनकर अगर जज साहब प्लेंटिफ के फेवर में फैसला सुना देते हैं तो उसको बोलते हैं एक्स पार्टी डिसीजन। ठीक है, एक्स पार्टी डिक्री। ठीक है। ऑर्डर 9 रूल 13-14 आपको बताया था, उसमें फिर डिफेंडेंट एप्लीकेशन लगा सकता है टू सेट असाइड द एक्स पार्टी डिक्री। खैर अभी तो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन एड लिटम का मतलब क्या होता है। तो नेक्स्ट फ्रेंड का मतलब क्या होता है, अगर नेक्स्ट फ्रेंड का मतलब सुनो पहले तो क्या होता है। अगर माइनर को या फिर अनसाउंड माइंड के पर्सन को अगर कोई केस फाइल करना है तो वो लोगों को अपने नाम से केस फाइल करना है, बट वो कैसे फाइल करते हैं, किसी अडल्ट पर्सन के थ्रू वो केस फाइल करेंगे और वो अडल्ट पर्सन कौन होएगा, माइनर का नेक्स्ट फ्रेंड होगा या फिर कोई गार्जियन होगा। और अगर कोई नेक्स्ट फ्रेंड या गार्जियन नहीं है माइनर का, तो जो डिफेंडेंट है वो कोर्ट को अप्लाई कर सकता है और जो वकील साहब हैं प्लीडर उनसे, या जिसने भी कोर्ट में प्लेंट फाइल की है उससे कॉस्ट रिकवर कर सकता है। यानी इसका मतलब अगर कोई प्लीडर माइनर के नाम से विदाउट हिज नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन केस फाइल कर देता है प्लीडर, तो डिफेंडेंट कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकता है कि सर माइनर की तरफ से कोई नेक्स्ट फ्रेंड या फिर गार्जियन नहीं है और फिर भी वकील साहब ने प्लेन फाइल कर दी, तो फिर इसलिए वकील साहब से आप कॉस्ट दिलवाओ इस केस की, ऐसा डिफेंडेंट रिक्वेस्ट कर सकता है कोर्ट को।
तो इसलिए याद रखो, जब भी अगर आप एडवोकेट भी हो या प्लीडर भी हो या कोई भी पर्सन हो, अगर आपको माइनर के बिहाफ पे केस डालना है तो माइनर के नाम से डालना है, लेकिन थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड और थ्रू एनी गार्जियन, ठीक है। कोई एडल्ट पर्सन होना चाहिए साथ में, ठीक है। और गार्जियन एड लिटम क्या होता है? अगर मान लो कोई पर्सन माइनर के खिलाफ केस फाइल कर देता है, तो अगर कोई पर्सन माइनर के खिलाफ केस फाइल कर देता है, तो अगर कोई पर्सन माइनर के खिलाफ अगर केस फाइल कर देता है, तब जो जज साहब हैं वो माइनर के बिहाफ पर डिफेंड करने के लिए कोई गार्जियन अपॉइंट करते हैं और उस गार्जियन को बोलते हैं गार्जियन एड लिटम। तो पढ़ेंगे आगे आने इसके इस रिलेटेड जो रूल्स दे रखे हैं वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। अरेस्ट और अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। अरेस्ट और अटैचमेंट बिफोर जजमेंट क्या होता है कि मान लो सपोज करो प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल करी, ठीक है, प्लेंट फाइल करी। अब अभी तक कोई डिक्री पास नहीं हुई है, लेकिन जज साहब को लगता है कि जो डिफेंडेंट है वो क्या कर रहा है, वो या तो भाग चुका है, एब्सकॉन्ड हो गया है, या वो एब्सकॉन्ड होने वाला है, या वो इंडिया छोड़ के जाने वाला है, या वो उसने अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर दी है, और वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो सम्मन को अवॉइड कर सके, या कल को अगर उसके अगेंस्ट डिक्री पास हो जाए तो उस डिक्री की एग्जीक्यूशन ना हो सके। तो ये सब कम करने के लिए वो डिफेंडेंट एब्सकॉन्ड हो रहा है, या फिर या उसने अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर दी है, या इंडिया छोड़ के भागने वाला है, तब जज साहब क्या करते हैं, जज अपनी डिक्री पास करने से पहले, जजमेंट पास करने से पहले ही डिफेंडेंट के अरेस्ट के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। और अगर ऐसे ऑर्डर आते हैं और डिफेंडेंट को अरेस्ट किया जाता है, तो डिफेंडेंट से बोला जाता है कि आप सिक्योरिटी जमा करो, और अगर डिफेंडेंट सिक्योरिटी अपनी अपीयरेंस की सिक्योरिटी जमा कर देता है तो फिर उसको रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही अटैचमेंट बिफोर जजमेंट होता है कि अगर प्लेंटिफ ने कोई केस फाइल किया डिफेंडेंट के खिलाफ, और कोई डिक्री पास करने से पहले बीच में अगर जैसा आपको लगता है कि जो डिफेंडेंट है वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने वाला है, या जो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है वहाँ से रिमूव करने वाला है, सो दैट वो कल को अगर डिक्री इसके अगेंस्ट पास हो जाए तो उसका एग्जीक्यूशन ना हो पाए, इस इंटेंशन से, तब जज साहब डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी का अटैचमेंट का ऑर्डर पास कर सकते हैं। और अगर डिफेंडेंट की डिक्री का ऑर्डर अटैचमेंट का ऑर्डर पास हो गया, तब डिफेंडेंट से सिक्योरिटी मंगवाई जाती है, और अगर डिफेंडेंट सिक्योरिटी दे देता है तब वो अटैचमेंट को रिलीज़ कर दिया जाता है। और अगर डिफेंडेंट सिक्योरिटी नहीं देता है तो फिर डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी जो अटैच हुई है उसको रिलीज़ नहीं किया जाता। तो इस तरह का अगर अटैचमेंट होता है तो उसको बोलते हैं अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। पढ़ेंगे आने वाले टाइम में आगे पूरा डिटेल में। बस अभी ये एक कंसेप्ट था, आपको पता होना चाहिए कि डिक्री से पहले भी कुछ सर्कमस्टांसेस में कोर्ट अटैचमेंट के या अरेस्ट ऑफ डिफेंडेंट के ऑर्डर पास कर सकता है, ठीक है। खैर, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय। CPC का सेकंड लेक्चर था ये, देखते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।